जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मैंने वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो हम बिहार शिक्षक भर्ती तैयारी 4.0 के लिए रसायन विज्ञान को करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पहला प्रश्न है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, एसिटिक अम्ल के कारण, टार्टरिक अम्ल के कारण या फिर साइट्रिक अम्ल के कारण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइट्रिक अम्ल के कारण। दोस्तों नींबू जो है साइट्रिक अम्ल के कारण खट्टा होता है। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मार्स गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो दोस्तों वाहनों से निकलने वाली गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है और साथ ही नाइट्रोजन के भी ऑक्साइड मौजूद रहते हैं। तो दोस्तों इसमें एक से अधिक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि ए, बी और डी ये तीनों ही सही हैं, क्योंकि दोस्तों वाहनों से जो गैस निकलती है उसमें CO2 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये सभी मौजूद रहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा, मैग्नीज की मात्रा, सिलिकॉन की मात्रा, क्रोमियम की मात्रा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन की मात्रा। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कार्बन की मात्रा मिलाने से स्टील जो है और ही ज़्यादा कठोर हो जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन को दोस्तों देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि इस्पात के साथ उचित मात्रा में मिश्रक मिलाकर उसे आवश्यक कठोरता, तन्यता और सुगठिता प्रदान की जाती है। लोहे में जितना अधिक कार्बन मिलाते हैं इस्पात उतना ही कठोर बन जाता है। कठोरता बढ़ाने के साथ उसकी भंगुरता भी बढ़ जाती है। दोस्तों इसको भी ध्यान में रखिएगा कि जितना ज़्यादा कठोर होता है उतना ही ज़्यादा वो भंगुर भी हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? ऑप्शन है चूना पत्थर, पिंच ब्लेड, रूटाइल, हेमेटाइट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिंच ब्लेड। दोस्तों पिंच ब्लेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। पिंच ब्लेड से दोस्तों रेडियम प्राप्त किया जाता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर साइड में इसका आंसर दिया रहता है, लेकिन मैं हर एक प्रश्न में कहता हूँ कि आप हर एक प्रश्न का आंसर खुद से करने का प्रयास कीजिए ताकि आप सबका अभ्यास हो सके। इसके एक्सप्लेनेशन को दोस्तों देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि पिंच ब्लेड से दोस्तों रेडियम प्राप्त किया जाता है। पिंच ब्लेड रेडियम का अयस्क है, लेकिन पिंच ब्लेड में रेडियम का अनुपात अत्यधिक कम होता है। क्यूरी दंपति ने दोस्तों, मैडम क्यूरी ने रेडियम प्राप्ति के लिए पिंच ब्लेड का ही शोधन किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, ये किस कारण से होता है? ऑप्शन ए है औरक्त किरण के कारण, क्लोरीन के कारण, उष्मा के कारण, पराबैंगनी किरण के कारण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन के कारण। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन के कारण ये जो मनुष्य की त्वचा जो है जल जाती है, क्योंकि दोस्तों तालाब में क्लोरीन मिलाया जाता है ताकि तालाब को शुद्ध किया जा सके। तालाब के पानी को दोस्तों स्वच्छ करने के लिए उसमें क्लोरीन की गोली डाली जाती है। इसके एक्सप्लेनेशन को दोस्तों देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, क्योंकि तालाब के जल शुद्धिकरण में क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन की अधिकता के कारण दोस्तों शरीर की जो त्वचा होती है वो जल जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों दिया है यहाँ पर, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? ऑप्शन है दोस्तों ऑक्सीजन, राख, मिट्टी या फिर पानी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पानी। दोस्तों जब हाइड्रोजन को जलाएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, फिर दोस्तों H2O का निर्माण हो जाएगा। H2O का दोस्तों निर्माण हो जाएगा, जिसे हम जल के रूप में जानते हैं, पानी के रूप में जानते हैं। तो इस तरह से डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन को भी दोस्तों देख सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि हाइड्रोजन के दहन से जल का निर्माण होता है। यहाँ पर रासायनिक समीकरण भी दिया हुआ है दोस्तों
2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। अगला प्रश्न है दोस्तों, सोने को घोला जा सकता है। ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड में, नाइट्रिक एसिड में, सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। तो दोस्तों सोने को एक्वारेजिया में घोला जाता है। अम्लराज में दोस्तों सोने को घोला जाता है, इसको ध्यान में रखिए दोस्तों। अम्लराज में, जिसको एक्वारेजिया कहा जाता है, उसमें सोने को घोला जा सकता है। लेकिन दोस्तों अम्लराज में HCl और HNO3 का मिश्रण होता है। HCl दोस्तों HNO3 का मिश्रण होता है, इन्हीं दोनों के मिलने से अम्लराज का निर्माण होता है। लेकिन दोस्तों इसमें जो है वो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसमें कोई भी आंसर ऑप्शन दोस्तों सही नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, बल्कि इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्वारेजिया, यानी कि हिंदी में इसको अम्लराज कहते हैं। इसी में सोने को घोला जा सकता है, जो कि HCl और HNO3 इन दोनों का मिश्रण होता है। दोस्तों HCl और HNO3 का अनुपात उसमें 3:1 होता है, यानी कि 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 रहता है उसमें। इसके एक्सप्लेनेशन को दोस्तों देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि सोने को एक्वारेजिया में घोला जाता है। एक्वारेजिया दोस्तों सांद्र नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आयतन की दृष्टि से 1:3 का मिश्रण होता है। अतः इस प्रश्न का कोई भी विकल्प सही नहीं है, जो कि ऑप्शन में दोस्तों ये जो है नहीं दिया हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है दृश्य प्रकाश से, कांच की सोडियम ऑक्साइड से, कांच के एल्यूमिनियम ऑक्साइड से, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। कांच की दोस्तों सिलिकॉन डाइऑक्साइड से ये जो है अभिक्रिया कर लेता है। इसके एक्सप्लेनेशन को दोस्तों देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कांच में नहीं रखा जाता है। H2F अत्यधिक क्रियाशील यौगिक है, यह कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया कर लेता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड दोस्तों कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया कर लेता है, जिससे बोतल में विस्फोट हो जाता है। यही कारण है दोस्तों कि इसको कांच के बोतल में नहीं रखा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों दिया हुआ है यहाँ पर, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु कौन सी है? ऑप्शन है तांबा, चांदी, निकेल या जस्ता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा। तांबा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों तांबे को खुले वायु में छोड़ देने पर इस पर हरे रंग की परत जम जाती है, जो कि दोस्तों बेसिक कार्बोनेट की परत होती है। इसके एक्सप्लेनेशन को दोस्तों देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि वायु में थोड़ी देर रखने के बाद तांबा धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। हरे रंग के दोस्तों बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। वस्तुतः यह वायु में तांबे के ऑक्सीकरण का परिणाम होता है। दोस्तों वायु में तांबे के ऑक्सीकरण का परिणाम होता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेती है। साथ ही दोस्तों चांदी को खुला छोड़ देने पर वो काले रंग का हो जाता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों, यदि चांदी को वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो दोस्तों काले रंग का हो जाता है। ये दोस्तों काले रंग का हो जाता है क्योंकि ये जो है वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर लेता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? चमकदार दोस्तों लाल रंग दिखाई देता है। ऑप्शन है स्ट्रोंशियम, सोडियम, सल्फर, मैग्नीशियम, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रोंशियम। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्ट्रोंशियम के कारण पटाखा फूटने पर हमको लाल रंग दिखाई पड़ता है, लेकिन दोस्तों बेरियम के कारण पटाखा फूटने पर हरा रंग दिखाई देता है। बेरियम के कारण दोस्तों हरा रंग दिखाई पड़ता है। इसको भी ध्यान में रखिए दोस्तों, स्ट्रोंशियम के कारण लाल रंग दिखाई देता है और बेरियम के कारण हरा रंग दिखाई पड़ता है। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं दोस्तों। इसमें दिया हुआ है कि स्ट्रोंशियम लवणों, स्ट्रोंशियम नाइट्रेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट के कारण पटाखा फूटने पर
लाल रंग दिखाई देता है। पटाखा फूटने पर दोस्तों लाल रंग दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है, एक नमक है, नाइट्रोहाइड्रोकार्बन है, सम्मिश्र हाइड्रोकार्बन है, एस्टर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एस्टर है। दोस्तों विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक प्रकार का एस्टर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये बहुत महंगे होते हैं। ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। इनका प्रयोग निरापद नहीं है। ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये एलपीजी द्वारा दोस्तों चोक हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। एलपीजी सिलेंडरों में दोस्तों दाब मापक नहीं प्रदान किया जाता है क्योंकि ये एलपीजी के कारण चोक हो जाते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन को दोस्तों देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि एलपीजी में अत्यधिक दाब पर संपीड़ित कर गैस को द्रवीकृत किया जाता है। इसमें दाब मापक लगाने से दाब मापक के चोक हो जाने की संभावना रहेगी, अतः इसमें दाब मापक नहीं लगाया जाता है। यही कारण है दोस्तों कि एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक यंत्र नहीं लगाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन है चूने का पत्थर, पिंच ब्लेड, मोनाजाइट, हेमेटाइट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेमेटाइट। दोस्तों हेमेटाइट के साथ साथ मैग्नेटाइट, सीडेराइट और लिमोनाइट के द्वारा भी, लिमोनाइट अयस्क के द्वारा भी दोस्तों लोहा प्राप्त किया जाता है। इसको भी ध्यान में रखिए दोस्तों। इसके साथ साथ हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट इन अयस्कों के साथ भी लोहा प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है दोस्तों जल में अधिक विलय होता है, हल्के पीले रंग का चूर्ण है, अक्सीकारक है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें कौन सा असत्य है, कौन सा इसमें गलत है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह जल में अधिक विलय है। दोस्तों ये जो है ये असत्य है। विरंजक चूर्ण दोस्तों जल में अधिक विलय नहीं होता है। लेकिन दोस्तों बाकी तीनों जो है इसके बारे में सही दिया हुआ है कि विरंजक चूर्ण दोस्तों हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, यह अक्सीकारक भी होता है और साथ ही तनु अम्ल की प्रक्रिया से क्लोरीन गैस निष्कासित करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा जो कि गलत है। ये दोस्तों विरंजक चूर्ण के बारे में ऑप्शन नंबर ए असत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न का। इसके एक्सप्लेनेशन को दोस्तों देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि विरंजक चूर्ण एक पीत धवल चूर्ण होता है। पीत धवल मतलब जो पीले रंग का। आगे दिया है कि जिससे क्लोरीन की गंध आती है। विरंजक चूर्ण को जब वायु में खुला छोड़ देते हैं तो इससे धीरे धीरे क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड अथवा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल अथवा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रित होकर क्लोरीन गैस प्रदान करता है। आगे दिया दोस्तों इसके दोस्तों रासायनिक समीकरण दिया हुआ है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस CO2 गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस Cl2 गैस। दोस्तों क्लोरीन गैस यहाँ पर ये प्रदान करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों दिया हुआ है यहाँ पर, जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? प्रगलन, भर्जन, कैल्सीकरण, झाग प्लवन, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रगलन। दोस्तों प्रगलन प्रक्रिया के अंतर्गत धातु जो है मिश्रित अवस्था में पाई जाती है। इसके एक्सप्लेनेशन को दोस्तों देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि प्रगलन की क्रिया में अयस्क के अपचयन से उच्च ताप पर धातु प्राप्त की जाती है। इस प्रक्रिया में दोस्तों धातु संगलित या मिश्रित या शुद्ध अवस्था में प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जस्ते से एक आयतन भाग को दो आयतन भाग वाला तांबा से मिलाने पर पीतल बनता है, तो पीतल का घनत्व क्या होगा? शांति दोस्तों इसमें जस्ते का घनत्व यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर तांबे का घनत्व दिया हुआ है।
इन दोनों को मिलाने पर जो पीतल बनता है उसका घनत्व दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है। तो दोस्तों ऑप्शन में यहाँ दिया हुआ है कि 8000 kg प्रति मीटर क्यूब, 8300 kg प्रति मीटर क्यूब, 9500 kg प्रति मीटर क्यूब या 9800 kg प्रति मीटर क्यूब। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8300 kg प्रति मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन से पीतल के घटक हैं? ऑप्शन है दोस्तों जस्ता एवं तांबा, लोहा एवं जस्ता, तांबा एवं निकेल, लोहा एवं तांबा, एक से अधिक कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जस्ता एवं तांबा। दोस्तों पीतल जो होता है ये कॉपर एवं जिंक का मिश्रण होता है। कॉपर एवं दोस्तों जिंक का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होता है? बर्तन को ऋण ध्रुव बनाया जाता है, शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है, बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है, बर्तन को धन ध्रुव और जस्ते को ऋण ध्रुव बनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों जस्ते से जब एक बर्तन पर विद्युत लेपन की जाती है तो इसमें बर्तन को ऋण ध्रुव बनाया जाता है और जबकि शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। क्योंकि दोस्तों जब कोई कुछ ग्रहण करता है तो वो ऋणी हो जाता है और साथ ही दोस्तों जो कुछ प्रदान करता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, अर्थात वो धन ध्रुव हो जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन को दोस्तों देख लेते हैं। इसमें दिया है कि जस्ते से बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में जस्ता 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर धनायन बन जाता है और बर्तन इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर ऋणात्मक हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, बर्तन जो है इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर ऋणायन बन जाता है। सही है दोस्तों। इसमें आगे दिया है कि इससे जस्ता धन ध्रुव और बर्तन ऋण ध्रुव के रूप में परिणत हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? ऑप्शन है यह लंबे समय तक बढ़ता है, यह पहले घटता है और फिर बढ़ता है, यह पहले बढ़ता है और फिर घटता है, यह एक समान रहता है, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह लंबे समय तक बढ़ता है। जंग लगे दोस्तों लोहे के वजन में यह जो है परिवर्तन होता है कि यह लंबे समय तक बढ़ता है। तो चलिए दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।